हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने प्रतिवेदन किसे कहते हैं यानी कि प्रतिवेदन की क्या परिभाषा है और प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व अर्थात प्रतिवेदन के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, इस विषय पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम इसी प्रतिवेदन लेखन की प्रक्रिया यानी कि प्रतिवेदन कैसे लिखा जाता है और इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना अध्याय और जानते हैं प्रतिवेदन प्रक्रिया क्या होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रतिवेदन लेखन कोई सरल कार्य नहीं है। इसमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आपका प्रतिवेदन, लिखा हुआ प्रतिवेदन आपसे उच्च अधिकारियों के पास सम्मति से पास होने के लिए जाता है। वास्तव में इसीलिए प्रतिवेदन लेखक पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। उसके जो निर्णय होते हैं, जो वो अपने उस रिपोर्ट में निर्णय देता है या सुझाव लिखता है, वो प्रबंधकों या फिर सरकार पर बाध्यकारी नहीं होते कि वो उनके सुझावों को माने, लेकिन फिर भी अधिकतर उन्हीं के ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यवाही निर्धारित होती है। इसीलिए अपनी इस जिम्मेवारी की, इसी दायित्व की पूर्ति के लिए प्रतिवेदक को, प्रतिवेदन लिखने वाले को प्रतिवेदन संबंधी पूर्ण योजना बनानी पड़ती है। एक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए उसे बहुत सी एक योजना बनानी होती है, उसका ध्यान देना होता है, उस पर छोटी छोटी बातों का, छोटी से छोटी बातों को लेकर बड़ी से बड़ी हर बात का ध्यान रखना होता है। और जो वो योजना बनाता है, उस योजना के कुछ चरण भी होते हैं। कौन कौन से जान लेते हैं दोस्तों। पहला है, प्रतिवेदक के लिए आवश्यक है कि वह पहले जो भी विषय में वो प्रतिवेदन लिख रहा है उस विषय के बारे में भली भांति समझ ले, उसको अच्छे से जान ले और उसके लिए उसे जिस विषय पर उसे प्रतिवेदन लिखना है उसका गहन अध्ययन करना होता है और फिर उसका विश्लेषण कर मनन करना होता है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो इसके अभाव में जो भी वो प्रतिवेदन में अपने निर्णय देता है, वो सुझाव या निर्णय हो सकता है उपयुक्त ना हो। दूसरा है, उसे जब वो पहले विषय को भली भांति समझ ले और तथ्यों को एकत्र करना चाहिए, उसके बाद उसे उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं एकत्र करना चाहिए। उस विषय से संबंधित जो भी कागज़ हैं, चित्र हैं, ऑडियो वीडियो हैं, टेप हैं या कोई भी सूचनाएं और आंकड़े, जितने भी दस्तावेज हैं, उन सभी को उसे एकत्रित कर लेना चाहिए। इनके लिए प्रतिवेदक किसी की सहायता भी ले सकता है या फिर आवश्यकता पड़ने पर यदि कोई ऐसा स्थान है जहाँ से संबंधित कोई प्रतिवेदन लिखा है तो वहाँ जाकर उस स्थल का वह स्वयं निरीक्षण भी कर सकता है। उसके बाद जब उसके तथ्य एकत्रित हो जाते हैं, उसके क्रम में ही प्रतिवेदक को ऐसे व्यक्तियों की सूची भी बना लेनी चाहिए जो इस कार्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसकी मदद कर सके, यानी कि साक्ष्य के लिए, गवाही के लिए जो व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शियों, संबंधित विषय के प्रत्यक्षदर्शी हों अथवा विषय पर कुछ प्रकाश डाल सके, उनका साक्षी लेने का कार्य भी उसे तथ्यों को एकत्र करने के क्रम में ही पूरा कर लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, तथ्य एकत्रित हो गए, साक्षी ले लिए, तो उसके बाद प्रतिवेदक को उसी प्रकार के किसी अन्य विषय से संबंधित पुराने प्रतिवेदन या फिर उससे संबंधित जो भी नियम हैं, प्रपत्र हैं, उन्हें भी एकत्रित कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रतिवेदक को जो भी निष्कर्ष वो लेगा उस तक पहुंचने में उसे काफ़ी सुविधा होगी और आवश्यकता पड़ने पर उस निष्कर्ष को पूर्व निर्णयों तथा नियमों आदि से पुष्ट भी किया जा सकता है। यानी कि जो प्रतिवेदन, जिस विषय पर भी उसने प्रतिवेदन लिखा है, उस विषय से संबंधित जितने भी जो भी पुराने प्रतिवेदन हैं उनको वो पहले ध्यान से पढ़ ले, उसके बाद ही वो आगे अपना निष्कर्ष दे। इसके पश्चात जितने भी तथ्य हैं उनको इकट्ठा कर ले, प्रमाणों, साक्ष्यों को विश्लेषित कर फिर वो वर्गीकृत करे और उसके बाद उन्हें सारणी के रूप में लिख लेना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रतिवेदक को निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद मिलेगी और ऐसे में वो उचित निर्णय ले पाएगा। समिति द्वारा प्रतिवेदन की स्थिति में, जब समिति कोई प्रतिवेदन लिखती है यानी कि कई लोगों द्वारा प्रतिवेदन लिखा जाता है, तो वर्गीकृत सामग्री सभी सदस्यों के अवलोकन के लिए भेजनी चाहिए। यानी कि
जो भी जितने भी सदस्य उस समिति के मेंबर हैं उन सभी के पास उनको जो वर्गीकृत सामग्री है उसे देखने के लिए, जांच पड़ताल के लिए भेजना चाहिए और फिर आपस में सभी को विचार विमर्श करना चाहिए और सर्वसम्मति अथवा बहुमत के आधार पर ही लिए गए निर्णय को लिपिबद्ध किया जाना चाहिए। यदि हो सकता है कि कोई एक सदस्य या कुछ एक से ज़्यादा सदस्य उस निर्देश से या उस निर्णय से सहमत नहीं है तो उनका जो भी मत हो वो प्रतिवेदन के अंत में अवश्य लिख देना चाहिए। उसके बाद निष्कर्ष अथवा निर्णय के बाद प्रतिवेदक को चाहिए कि वह उस संबंध में अपने सुझाव भी उसमें नीचे लिख दे। समिति द्वारा प्रतिवेदन की स्थिति में प्रतिवेदन का प्रारूप सभी सदस्यों में वितरित किया जाना आवश्यक है और आवश्यकता अनुसार संशोधन के पश्चात उसे फिर टंकित करा लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई विषय बहुत गोपनीय होता है, ऐसे में समिति के जो सदस्य होते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी जिम्मेवारी पर यानी कि स्वयं ही उसको टंकन का काम, उसको टाइपिंग का या जो भी उसके लिए कार्य करना है वो स्वयं ही करे, उसका दायित्व किसी और पर ना सौंपे। आखिरी है प्रतिवेदन टंकित हो, जब प्रतिवेदन पूरा तैयार हो जाए उसके बाद प्रतिवेदक या फिर जो भी समिति है उसके अध्यक्ष, सचिवों तथा अन्य सदस्यों को अपने हस्ताक्षर कर देने चाहिए, नीचे तिथि लिख दें और फिर जो भी प्रतिवेदन है उससे संबंधित अधिकारियों को उसे सौंप देना चाहिए। तो दोस्तों ये हमने जाना कि प्रतिवेदन की क्या प्रक्रिया है। चलिए महत्व के विषय में भी जान लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज के युग में प्रतिवेदन की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रतिवेदन प्रायः किसी भी सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठान, संस्थान, कंपनी आदि में लिखे जाएं, ऐसी आवश्यकता होती है। और जो प्रतिवेदन है वो क्यों लिखे जाते हैं? कहीं असंतोष, परेशानी, हानि, कार्य अक्षमता, असंतोषजनक परिणाम, अनियमितता, विवाद आदि के संदर्भ में प्रस्तुत किए जाते हैं। और जो प्रतिवेदन होते हैं दोस्तों उनका निश्चय ही संबंध जो है वो लोकहित और राष्ट्रहित से होता है। प्रतिवेदक प्रतिवेदन से संबंधित विषय में पहले पूर्ण शोध करता है, जो भी प्रक्रिया आपको बताई उन सब प्रक्रियाओं से गुजरता है और फिर सर्वेक्षण करने के बाद कई बार उस घटना स्थल पर भी जाता है और फिर साक्ष्य एकत्रित करता है। उसका परिणाम जो भी वो परिश्रम करता है, मेहनत करता है एक प्रतिवेदन तैयार करने में, वो इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए होता है और यह समस्या के समाधान में भी सहायक सिद्ध होता है। दोस्तों यह आवश्यक नहीं है कि जो निष्कर्ष और समाधान प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए गए हों अधिकारी जो उससे उच्च अधिकारी या सरकार या जो भी मंत्रालय हैं वो उससे सहमत होकर उसे निश्चित रूप में लागू कर दे। कई बार वो उसे नहीं भी लागू करेंगे, कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जो प्रतिवेदन तैयार किया गया है वो अनुपयोगी है, यानी कि उसका कोई उपयोग ही नहीं है। निर्णय और सुझाव लागू नहीं होने के कारण हो सकते हैं, कुछ और कारण हो तभी वो लागू नहीं हुए हैं, लेकिन जो प्रतिवेदन तैयार किया गया है उसका महत्व तो स्थायी होगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में उसी विषय पे प्रतिवेदन की आवश्यकता पड़ जाए, इसीलिए उसका उपयोग भविष्य में कभी भी समान परिस्थितियों में किया जा सकता है अथवा उसे भविष्य के प्रतिवेदनों में संदर्भ रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि प्रतिवेदन कभी बेकार नहीं होता, उसमें जो भी प्रतिवेदक अपना परिश्रम लगाता है वो सफल रहता है। प्रतिवेदन में किया गया शोध और प्रस्तुत किए गए निष्कर्ष और जो सुझाव हैं वो कंपनी, संगठन, समाज और इस प्रकार मूलतः और अनंतः राष्ट्रहित में ही होते हैं। जो भी प्रतिवेदन तैयार किया जाता है उससे जो भी उसमें सुझाव या निष्कर्ष दिए जाते हैं उससे कंपनी का या जो भी संगठन का वो प्रतिवेदन है समाज के लिए या राष्ट्रहित के लिए ही प्रतिवेदन होता है, इसलिए प्रतिवेदन का हमेशा स्थायी महत्व होता है। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में प्रतिवेदन की लेखन की प्रक्रिया और उसके महत्व के विषय में चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।